আমাদের সামনে প্রথম যিনি উপস্থাপনা করবেন জনাব ডক্টর হাবিব মাসুম সাহেব। তিনি আমাদের সামনে রোবোটিক্স, এআই এবং সেই সঙ্গে আইওটি এই সম্পর্কিত তিনি আলোচনা রাখবেন। তিনি এই বিষয়ের এক্সপার্ট। এর আগেও আমরা তার কথা শুনেছি অন্যান্য প্রোগ্রামে। আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা এই বিষয়ে আরও কত উন্নত করতে পারি, তাদেরকে এই টেকনোলজির ফিল্ডে কোথায় নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা তিনি দেবেন। আমি স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি জনাব ডক্টর হাবিব মাসুম সাহেবকে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে বিষয়ের উপর আমি একটু আলোচনা করতে চাইছি, আসলে এই বিষয়টা গত কদিন ধরে মানে গতকাল এবং আজকে এই বিষয়ের উপর অনেকটা আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের প্রত্যেক দিন কোনো না কোনোভাবে এই টেকনোলজিতে আমরা এক্সপোজড হচ্ছি, কখনো ছোট ছোট ভিডিও আকারে, কখনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে, কখনো স্পেশাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে। ओके, तो इसके ऊपर बातचीत चल रहा है और मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ। एक ऐसे स्टेज में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, बल्कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और MFRD एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं ज़्यादा दिन नहीं जुड़ा हूँ, 6-7 महीने हुआ है इस प्लेटफॉर्म के साथ मुझे मौका मिला जुड़ने के लिए। और इसके जो मोटिव है, जो काम करने के तरीका है, तो इससे हर रोज़ मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ और आगे की तरफ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये टेक जर्नी, जो रोबोटिक्स के ऊपर टेक जर्नी है, ये मेरा एमटेक की टाइम से स्टार्ट हुआ है, ये 2005 से। और इस करीबन 20 साल में मैं रोबोटिक्स को, क्योंकि उस टाइम पे एआई और आईओटी था नहीं, रोबोटिक्स था। और रोबोटिक्स भी इस ऐसे हालात में था जिस टाइम पे मैं पहली बार रोबोटिक्स के बारे में जाना, तो वो था बेसिकली रोबोटिक्स था स्पेस एप्लीकेशन के लिए होता था, और वो नासा या इसरो के लोग अपने स्पेसिफिक कुछ लैब में ही काम करते थे। धीरे धीरे आज ये एआई और रोबोटिक्स एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है कि आप चाह के भी इससे दूर नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से आज इस ऑडियंस में एक भी लोग नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी के बाहर हैं। इवन रोबोटिक्स, एआई, आईओटी अगर एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट है, बट एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि आज के दिन पे इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, कि कोई भी मशीन को और भी बेहतर तरीके से चलाने के लिए, तो बेहतर तरीके से चलाने के लिए रोबोटिक्स के अंदर एआई इंप्लीमेंट हो चुका है। और एआई क्या है? एआई है एक इस टाइप का फीचर जो एक इंसान में नॉर्मली देखा जाता है। सिर्फ इंसान नहीं, कई सारे जानवर में भी इंटेलिजेंसी है, लेकिन इंसान में इसका डिग्री ऑफ इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। और इसी इंटेलिजेंसी को जब हम कोई एक मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं आर्टिफिशियली, देन हम लोग इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नाउ इफ यू नो, द होल वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरी फास्ट, बहुत फास्ट स्पीड से हमारे पूरा दुनिया को जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, एवरीथिंग बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। और इस जो मूवमेंट है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पैरामीटर है टेक्नोलॉजी। बहुत रिसेंटली हम लोग देख रहे थे कि जो वार चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच में, तो ये वार का डेफिनेशन चेंज हो गया है। आज से 5 साल, 10 साल या 20 साल पहले जो वार का डेफिनेशन था
आज वॉर का पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया है। ये पूरा वॉर लड़ा जा रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी है? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये वॉर का डेफिनेशन चेंज हुआ है सिर्फ टेक्नोलॉजी के कितने डिग्री ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे वॉर का मोड चेंज हो रहे हैं, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। सो आज के दिन पे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, क्या एजुकेशन सिस्टम इस बदलते हुए एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए रेडी है? अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो इसको मैच करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। नाउ नॉट ओनली इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द एजुकेशनल सिस्टम, ऑल्सो इट्स नीड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। व्हाट इज दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट? इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हो चुका है, मैं इस बात को ज्यादा एड्रेस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम का बहुत लिमिटेशन है। बट कुछ पैरामीटर जस्ट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट या आगे जो वर्कफोर्स है, वो वर्कफोर्स के होलिस्टिक, मतलब वो वर्कफोर्स को रेडी करने के लिए जो होलिस्टिक जिस पैरामीटर को चाहिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड, देन एडजस्टमेंट इन एनी एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द एथिकल एटीट्यूड। ये एथिकल एटीट्यूड अगर नहीं रहेगा तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे काम के लिए यूज होगा जो ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में काम हो सकता है, सोसाइटी के अगेंस्ट में काम हो सकता है, नेगेटिव नेशन के अगेंस्ट में काम हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है, इस टेक्नोलॉजी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए साथ में एक एथिकल नॉलेज और एथिकल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अदरवाइज ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के काम में आएगा। देन हर एरिया में, हर जगह में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो टेक्नोलॉजिकल थ्रू में आया है, और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो नीड है और एकेडमिक जो इन्वेंशन है, इस दोनों में अगर ब्रिजिंग किया जाए, और ये ब्रिजिंग सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही कर सकते, अगर ये ब्रिजिंग होगा तभी जाके ये जो हमारे स्टूडेंट जॉब के लिए जा रहे, इस डिमांड को मीट कर पाएगा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट 2023 में बता रहे ऑलमोस्ट 50%, दैट इज एग्जैक्टली 44% एरिया जहां पे अगले 5 साल के अंदर जो काम करने के स्किल है, वो स्किल चेंज हो रहा है, और वो पूरा स्किल एक ऐसे स्किल में कन्वर्ट हो रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है। नाउ अगर हम कुछ डेटा की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि देखिए एक पैरामीटर है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में ज्यादा हो रहा है। एक अच्छा इंडिकेटिव है कि अगले हमारे जिस जनरेशन को हम प्रिपेयर करें, वो जनरेशन आगे जाके इसी वर्ल्ड में उनको काम करना है, अपने नौकरी ढूंढना है, अपनी जगह बनाना है, अपने बिजनेस खड़ा करना है। तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ इन एवरी 2 या 3 इयर्स, 5 साल में इसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये एक अच्छा पैरामीटर है जहां पे हम समझ सकते हैं कि आईओटी, रोबोटिक्स या एआई के ऊपर ग्लोबल मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे जो एनईपी 20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 34 इयर्स बाद रिफॉर्मेशन हुआ है, और एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि हमारे बच्चे को एकदम फाउंडेशन लेवल से अगले जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसको मीट करने के लिए वेरी बेसिक फाउंडेशन से इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है। इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसे टाइप का एक्टिविटी क्रिएट किया जाए, एक ऐसे टाइप का एक्टिविटी से उनको गुजारा जाए, सो दैट वो सिर्फ रट्टा मारने वाला, याद रखने वाला एजुकेशन सिस्टम को से निकलते हुए एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू में आए कि जहां पे
वो एक काबिलियत बना सके, अपनी स्किल डेवलप कर सकता है। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बुकिश नॉलेज के साथ वो नॉलेज के एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन एरिया ढूंढे, उसको प्रॉपरली अप्लाई करें, साथ में एक ऐसे क्रिएटिव माइंड के साथ वो काम करे कि आगे जाके कोई भी नया चीज को वो लीड कर सकता है। आगे कोई भी प्रॉब्लम जो आए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्रिएट कर सकता है। देन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। So any early exposure on this kind of curriculum, that is robotics, or this kind of hands-on practice kind of education, always improve students' cognitive development. Now, if you see कि दुनिया में जिस कंट्रीज को हम लोग एजुकेशन या इकोनॉमिकली डेवलप समझते हैं, वो कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्मेशन लाया है। ये कंट्रीज में अगर कुछ बेसिक चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो बेसिक कुछ पैरामीटर, 2-3 पैरामीटर नजर में आएगा। पहला जो पैरामीटर है वो है स्टूडेंट में बहुत फाउंडेशन स्टेज, अर्ली स्टेज से उसको जॉब ओरिएंटेड स्किल को उसके साथ मार्च किया गया है। नंबर 2, उनको याद रखने से ज्यादा उसको कुछ समझने, अप्लाई करने और उसको अपने हाथ से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया गया है। और तीसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग वो है बहुत बेसिक लेवल से एथिक्स। अच्छा ভিডিওটা কি চালানো যাবে ভিডিওটা? হ্যাঁ ওখানে আছে, জাস্ট ওটা ক্লিক করো। সো এথিক্স को भी बहुत बेसिक लेवल से ऊपर ये क्लिक করলে হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও नेक्स्ट टाइम मूव করে যাবে। तो এখানে একটা यहाँ पे एक वीडियो था जहाँ पे मैं सरप्राइज्ड हो गया था, इसीलिए मैं एक छोटा सा क्लिप था उसको शेयर करना चाह रहा था कि जापान के बच्चे, इनको एजुकेशन के बीच में छोटा छोटा नैप देने की कोशिश किया जाता है। स्कूल में जब पहले बार वो जाता है तो उसको पहले जो जो चीज में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो है कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन किया जाए, कैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो पैरामीटर है, सच बोलना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, अपने काम खुद करना, ये सारे जो वाइटल एक इंसान को अच्छे इंसान बनने के लिए जो जो चीज की जरूरत है उसको सिर्फ क्लासरूम में एज ए एडवाइस नहीं, उसको एक्टिविटी के थ्रू में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग था। देन आईओटी, रोबोटिक्स और एआई के डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बोलने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअली हमारे बच्चे को कैसे डेवलप करते हैं। सिर्फ एक स्किल, जॉब मिलने वाला एक स्किल के हिसाब से नहीं, इसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो पहले आता है रोबोटिक्स। हम लोग जब रोबोटिक्स के बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है कि रोबोटिक्स एक ऐसे साइंस और एक ऐसे सिस्टम है जो एक मशीन बनाना सिखाता है। बट अगर आप इसके एक्टिविटी देखेंगे तो ये एक्चुअली आपके बच्चे को रोबोटिक्स सिखाने का जैसे सिस्टम सिखाता है, वैसे एक आपके बच्चे को यह सिखाता है कि कैसे एक अच्छा क्रिएटिव स्किल क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इनोवेशन किया जा सकता है, कैसे प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू सी कि एक रोबोट जब बनाते एक बच्चा, तो इसमें क्या लगता है, पहला जो चीज है कि एक टीम लगता है। वो टीम क्या काम करता है, पहले एक टारगेट फिक्स करता है कि किस टाइप के हम एक मशीन बनाना चाहते हैं, उसका क्या बेसिक फंक्शन होगा और इसका क्या एप्लीकेशन होगा। ये सोच के साथ वो एक बेसिक डिजाइन क्रिएट करता है, किस टाइप का कंपोनेंट चाहिए हमें, वो कंपोनेंट सिलेक्ट करता है और उस आपस में वो कंपोनेंट कैसे परफेक्टली काम किया जाए, इसके लिए उसको सर्किट बनाना पड़ता है। सर्किट क्या काम करता है कि सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे एक सेंसर होता है, सेंसर बेसिकली
बाहर की इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, फिर एक डिसीजन मेकर होता है जिसको माइक्रो कंट्रोलर बताया जाता है, वो एक डिसीजन लेता है। बाहर की जो इनपुट या इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद एक डिसीजन लेता है। फिर इसका एक काम होता है जो पर्टिकुलर काम करना चाहते, आइदर ये एक्चुएटर और मोटर की तरफ से हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक सिस्टम बनाने के लिए इन सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़ना पड़ता है, अपने अपने काम को परफेक्टली अंजाम देना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। और जब तक ये सारे कंपोनेंट अपने अपने काम पूरा नहीं करता है और ऑनेस्टी के साथ नहीं करता है, तब तक एक मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। और जब ये मशीन काम करने से पहले तक थाउजेंड ऑफ टाइम्स एक बच्चे को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहां पे गलत होने के लिए ये रोबोट काम नहीं कर रहे। तो रोबोटिक्स एक अच्छा एग्जाम्पल्स है जहां पे एक बच्चा सीखता है कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पिक करना है। सोसाइटी से थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पिक करना है, उसके एक सोल्यूशन के बारे में सोचना है, सिर्फ सोच के रहना नहीं है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट की जर्नी से इतने सारे फेलियोरिटी के बाद कैसे सक्सेस लाना है, ये सीखता है। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड होलिस्टिक इंपैक्ट। नाउ मैं थोड़ा एआई के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एआई का मल्टीपल एप्लीकेशन है, बट अगर हम अपने बच्चे में एआई के क्या इंपैक्ट है इसको सिर्फ पढ़ाई के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सोचने की कोशिश करेंगे, तो कई चीज सामने आएगा। उसमें एक ये है कि हमारी जो क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम है, क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम में अगर 50 बच्चे हैं तो एक टीचर के लिए हर एक बच्चे के लिए कस्टमाइज एजुकेशन सिस्टम करना पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, कभी कभार हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा पिक कर लेता है, बट जो थोड़ा वीक है उसके हम उसी टाइम में उसके लिए एक उसको समझना, उसका कहाँ पे दिक्कत हो रहे है उसको आइडेंटिफाई करके उसके कस्टमाइज एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। एआई ये फैसिलिटी देता है कि हर इंसान, आप नॉट ओनली एक स्टूडेंट, आपकी कोई भी नीड है वो नीड को आप कस्टमाइज करके आप इनसे ले सकता है। अभी देखिए डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट हैं, अभी डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट को हम डिफरेंट क्या बोल सकते हैं कि एजुकेशन प्लान देते हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उसके लिए एजुकेशन प्लान थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, जो वीकर बच्चे हैं उसके लिए डिफरेंट बनाते हैं। बट ये 100% ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होते बनाना। एआई ये फैसिलिटी देता है। देन और क्या करता है एआई, और एक चीज समझने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, डेटा। कोई भी डेटा को समझना, इसको एनालिसिस करना और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा एक पावरफुल टूल है। एंड ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुका हूं कि अभी एआई का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सारे जगह पे आ चुका है, तो हम कहीं पे भी कुछ भी काम करेंगे तो शायद एक बहुत बड़ा एरिया रह जाएगा जहां पे एआई की एप्लीकेशन हो गया है। जैसे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे एक स्पीच में कि अभी गूगल कार आ गया है, तो गूगल कार आ गया है, गूगल कार मीन्स एआई कार, एआई ड्रिवन कार। तो इस एआई ड्रिवन कार में तो क्या होगा, बहुत सारे ड्राइवर का जॉब चला जाएगा। तो एआई ने अभी क्या कर दिया कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट कर दिया। इज इट ट्रू? तो क्वेश्चन में एक कंसर्न है और बहुत बड़ा एक थ्रेट के हिसाब से कुछ दिन पहले तक हम लोग इसको समझ रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें एक सोल्यूशन भी है कि जॉब किन लोगों का जा रहे हैं। जिन लोग अपने ड्राइविंग स्किल को सिर्फ मैनुअल तक करके रख दिया है, तो आगे जाके अगर एआई कार आ जाएगा तो शायद इन लोगों का जॉब नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। बट यहां पे कितना नया एम्प्लॉयबिलिटी भी क्रिएट हुआ है
ये भी हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एआई कार को बनाने के लिए तो फैक्ट्रीज बने हैं, सर्विसेज बने हैं, इनको मेंटेनेंस के भी लोग चाहिए। आज अगर एआई कार खरीद भी लिए हैं हम, तो यहाँ पे भी लोकल में हमको इसका मैकेनिक्स चाहिए। तो बात ये नहीं है कि कोई एक सिस्टम हम अगर सामने आ रहे तो वो एक अनएम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। बात ये है कि वो जो आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो हम लोग अनफिट हो जाएंगे। देन आईओटी हमारे क्लासरूम में एक पावरफुल टूल है, डिफरेंट टाइप का टूल। मैं इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी इस टूल को इंप्लीमेंट करके अपने एजुकेशन सिस्टम को और भी डेवलप कर लिया है। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा स्लाइड है, मैं इसमें थोड़ा फोकस करने की कोशिश करूंगा इसलिए, और टाइम भी बहुत शॉर्ट है। देन व्हाट इज holistic development of a child? So this is basically concerned with 4 elements: this mind, body, heart and soul. And this kind of activity, so I am jumping to the main slide, क्योंकि ये सारी चीज बहुत सारे मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत इसके साथ एक्सपोज हो चुके हैं। ये दिस इज वन थिंग आई वांट टू मेंशन स्पेशली। कोई भी टेक्नोलॉजी जब हमारे सामने आता है, किसी भी इंसान के सामने, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन थ्योरी। और इस टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन थ्योरी की एक पावरफुल टूल ये है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल। सो इस मॉडल एनालिसिस करके बताया है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आता है तो 2.5% लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोवेटर्स और उद्भावक, इनोवेटर्स, वो क्या करता है, कोई भी नया चीज आता है जंप कर जाता है। वो ये नहीं सोचता कि इसको करके हमको क्या फायदा होगा, हमारा क्या रिस्क फैक्टर है, कुछ भी नहीं करता, वो जस्ट जंप कर जाता है। और इस जंप के पीछे क्या है, बेसिकली उसका क्रेजीनेस है। सो वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, 2.5%। इफ वी गो फॉर द सेकेंड कैटेगरी, दिस इज अर्ली अडॉप्टर्स। बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक वो 13.5% है, विजनरीज लोग हैं। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये 2.5% से ज्यादा है। ये क्या करते हैं, जस्ट कोई भी चीज आता है वो थोड़ा सोच लेते हैं और उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा वेट नहीं करते कि ये कैसे सक्सेस हो रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट नहीं करता है। एक छोटा सा टाइम लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पथो प्रदर्शक। थर्ड वन इज अर्ली मेजोरिटी, 34%। 34% क्या करते हैं, वो थोड़ा लॉजिकली सोचता है, थोड़ा बहुत रिजल्ट को देखता है, एक सफिशिएंट टाइम लेने के बाद इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी, लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी इज दोज पीपल क्रिटिकली सोचते, बहुत क्रिटिकली सोचते। जब तक उसको नहीं लगता ये फॉल्स प्रूफ है, तब तक कुछ भी चीज को एडॉप्ट करने के लिए नहीं करते। वो देख लेते हैं सारे लोग ने एडॉप्ट कर लिया है, हाँ इसमें फेल्यूरिटी कुछ है नहीं, रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट नालिफाई हो चुका है, देन वो क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेता है। बट क्या होता है, इसको लेस इफेक्टिव मिलता है, तब तक मार्केट में लोग लेके अपने एक अलग मकाम बना चुका होंगे। और द लास्ट वन, लैगर्ड्स। এটা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, যারা অ্যাকচুয়ালি নেই না বা এই জিনিসকে অ্যাডপ্ট করে না, বা অ্যাডপ্ট না করার জন্য তারা বিভিন্ন রকম যুক্তি খোঁজে। এই যুক্তি খোঁজার পরে আইদার তারা একবারই অ্যাকসেপ্ট করবে না, আর না হলে ফোমো বলে একটা ফ্যাক্টর আছে, ফোমো, FOMO, ফিয়ার অফ মিসিং আউট। এই ফোমোর জন্য प्रोबेबली वो इसको अडॉप्ट करता है। नाउ हम एजुकेशन सिस्टम में अगर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 3 स्टेज यहां पे दिया गया है, प्रपोज किया गया। एक स्टेज है एकेडमिक करिकुलम डेवलपमेंट, ये 3 स्टेज आता है इसमें। फोर्थ वन इज टीचर्स ट्रेनिंग, दैट मीन्स आपका जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली ग्रूमिंग करना। और 5th स्टेज है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बड़ा करना। तो पहले 3 स्टेज में क्या होता है उसका भी ब्रेकअप है, फाउंडेशन लेवल,
बिल्डिंग लेवल एंड डीपर लेवल। फाउंडेशन लेवल में एकदम बच्चे प्ले स्टेज, प्ले ग्रुप में, बच्चे प्ले ग्रुप में खेल रहे, किस टाइप का खेल उनको आप एक्टिविटी देंगे खेलने के लिए, उसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। एकदम पहला जो काम है कि उसमें कोडिंग देना ही नहीं है, तो कैसे सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड उसको करना है। स्टेम एजुकेशन को समझ सकते हैं, इस टाइप का एक्टिविटी, इस टाइप का उसको गेम प्ले उनको देना है। सेकेंड लेवल में क्या करेगा, वो धीरे धीरे इसको एप्लीकेशन को देखेगा, विजुअल कोडिंग देखेगा, विजुअल टाइप का उनका दैट मीन्स प्रोग्रामिंग करेगा। प्रोग्रामिंग करने के बाद वो कैसे रिएक्ट करे उसको देखेगा। सो बेसिकली ये क्या है कि कुछ चीज को अप्लाई करके उसका रिएक्शन देखेगा। और डीपर लेवल में क्या होगा, वो अपने इनसाइट से कुछ नया कुछ करने के लिए, अपने एक नया फील्ड क्रिएट करने के लिए, नया इनोवेशन के लिए प्रिपेयर्ड होगा। सो ये 3 स्टेज है। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स वाला रोल नेक्स्ट वाला स्लाइड में है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। और पार्टनरशिप, एज बिकॉज ऑफ दिस इज ऑन स्पेसिफिक फील्ड, और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी को देख लेंगे और उसी को कॉपी कर लेंगे और साथ साथ में आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है आज के दिन पे, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूअस एक इस फील्ड में काम चल रहे। आपके बच्चे के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ने वाला, और पॉजिटिव की, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज में एक डिजिटल फैक्टर, स्क्रीन इज वेरी मच इन्वॉल्व। इस स्क्रीन को आपने अगर कंट्रोल्ड वे पे नहीं दिया तो इसी स्क्रीन आपके बच्चे को एक रॉन्ग इफेक्ट भी दे सकता है। इनफैक्ट ये तो बहुत हम लोग देखते हैं कि बच्चे को स्क्रीन से दूर में रखना एक चैलेंजिंग हो गया है। तो एक अलग सेगमेंट है, मेरे ख्याल से इसको कोई हमारे स्पीकर ने ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। नाउ हाउ पेरेंट्स एंड स्कूल शेप चाइल्ड्स टेक लर्निंग जर्नी। फर्स्ट है पेरेंट्स रोल। पेरेंट्स 3 टाइप का होता है। एक पेरेंट होता है पाथ गाइडिंग, बच्चे कुछ भी करते हैं, पेरेंट उसको सपोर्ट करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है, बच्चे हाईली एंथुसियाज्म होता है। सेकंड है कंफ्यूज्ड पेरेंट, उनको समझ में नहीं आती इसको करूं या ना करूं, कभी लगता है करना चाहिए, कभी बोलते हैं नहीं अरे ये इसको करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग्स क्रिएट होता है बच्चे में। थर्ड वन इज दैट द ब्लॉकिंग पेरेंट, जो यही सोचता है ये सारी चीज बेकार की चीज है, तुम पढ़ो बहुत अच्छा रिजल्ट निकालो। अच्छा এটাকে শেষ করে দিই। सो ब्लॉकिंग पेरेंट के बारे में बता रहे थे, तो उनको लगता है कि बच्चे की भविष्य तो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट में डिपेंडेंट है। उसका अगर 99% मिल गया उसके बच्चे का तो ही इज द स्टार ऑफ द सोसाइटी, और आगे जाके ये दुनिया के सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। और जिसको 35%, 55%, 75% मिला है तो उनको लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। सो ये है इस काइंड ऑफ, इसमें इस बच्चे को क्या होता है, आइदर ये सीखते नहीं है या तो छुप के सीखते हैं। नाउ द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर enable of relevance, then আসলে মাঝখানে ইন্টারাপশন হয়ে গেল তো ফার্স্ট এক্সপোজার, এইরকম इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी प्रोबेबली बच्चे स्कूल में फर्स्ट एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि इंडिविजुअल घर में बच्चे के लिए इस टाइप का एक्टिविटी देना पॉसिबल नहीं है, और बीच अगर देता भी है वो लिमिटेड होता है। तो स्कूल इसके लिए फर्स्ट एक्सपोजर प्लेस होना चाहिए। टीचर का एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए कि उसको डराना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि उसको खुद नहीं डरना चाहिए इसको अडॉप्ट करने के लिए। कभी कभार देखा जाता है टीचर इसके लिए डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनको बच्चे को अगर हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे तो हमको खुद को सीखना पड़ेगा। ये एटीट्यूड को किल करना है, उनको बच्चे को मोटिवेट करना है। असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसे होना चाहिए। अभी टेक्स्ट बेस्ड का विजुअल कोई भी एक्सप्लेनेशन विजुअलिटी बहुत बेटर है, इसका लुफ्त लेना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। And the bottom line suggestion of that slide, this is the last slide. So the setup of ATL Makespace launch STEM और robotics club, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारी इनिशिएटिव है। स्कूल अगर चाहेगा तो इसका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फंड मिल सकता है और एक अच्छा वर्क स्पेस बना सकता है। देन टीचर शुड एनेबल लर्निंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इसको इनकरेज करना है टीचर की तरफ से। थर्ड वन जो इन्वॉल्व एंड इन्फॉर्म द पेरेंट, ये जर्नी सिर्फ अगर स्कूल चलाएगा तो पॉसिबल नहीं है, आपको पेरेंट्स को भी पार्टनर बनाना पड़ेगा।
जो आप जिस मिशन को अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके बच्चे के अंदर ये खूबियां लाना चाहते हैं, तो पेरेंट को कंफर्म करना पड़ेगा, उनको साथ में लेना पड़ेगा। देन पार्टनर विद द लोकल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको गाइड कर सकते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो एक लास्ट कोर मैसेज मैं देना चाहता हूं, द पेरेंट अप्रूव द टेक्नोलॉजी, टीचर्स गिव इट मीनिंग एंड स्कूल मेक इट इंस्टीट्यूशन। सो अच्छा, इस बीच में फिर वो स्कूल का कुछ अचीवमेंट लास्ट ईयर में हुआ है कंटिन्यूसली। तारबिया पब्लिक स्कूल सोसाइटी में जैसे मैं लास्ट टाइम में एक स्लाइड में बता रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इज देयर, जिन लोग क्या करते हैं डिफरेंटली इस टेक को अडॉप्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से एकदम ऊपर में एक दो में तारबिया एग्जिस्ट करता है, मेरा ये असेसमेंट है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कौन सा वाला है? GDF वाला ही है, GDF। सो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर GD गोइंका ने एक टेक नेशनल लेवल टेक कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 50 नेशनल लेवल स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें DPS, गोयंका, बिरला, ऑल दोज स्कूल वेयर देयर इंक्लूडिंग तारबिया। तो ऑलमोस्ट 700 पार्टिसिपेंट थे। तारबिया की 6 टीम वहां पे पार्टिसिपेट किया था, 6 टीम में 5 प्राइज, और एक एक टीम सिर्फ एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, नहीं कि मल्टीपल इवेंट में। दैट मीन्स टोटल 6 कंपटीशन, 5 अवार्ड, 2 फर्स्ट, 2 सेकंड, 1 थर्ड। ये सिर्फ तारबिया की मेरे ख्याल से अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी का भी अचीवमेंट है, क्योंकि बच्चे जैसे वहां पे फाइट कर रहे थे और एक अनइक्वल कंपटीशन के थ्रू पे जा रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन लोग थोड़ा एज थे, हमारे बच्चे वैसे एक ऐसे जगह से जा रहे थे कि मेंटली बाकी लोगों को लगता है कि मालदा इज इन वन रूरल एरिया, दे बिलोंग्स टू ए सोसाइटी, दैट मीन्स सिटी। तो दिस काइंड ऑफ मेंटल क्या बोल सकते हैं अनइक्वल प्लेटफॉर्म से लड़ने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट। तो मैंने इस मेरे प्रेजेंटेशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाया इसको आपके सामने लाने के लिए, और मेरे ख्याल से दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी हर एक स्कूल को आज मतलब इस जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें अपने पैर को मजबूती से रखने के लिए इस टाइप के इनोवेटिव एक्टिविटी को जोड़ना बहुत जरूरी है बोल के मुझे लगता है। तो ठीक है, आज आपके फीडबैक लेने के मुझे मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह कभी भी मौका मिलेगा तो मैं लूंगा। आज यहीं पे खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।